हेलो, कैसे हैं गाइस आप सब। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है मीनाक्षी लोधा और मैं आज आपके सामने संधि चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम संधि किसे कहते हैं। संधि हम जब दो वर्णों को आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जब से दो वर्ण मिल रहे हैं, दो वर्ण मिलने के बाद जब आपस में कोई विकार उत्पन्न होता है या फिर इसमें दो कोई परिवर्तन आता है तो हम उसे संधि कहते हैं। तो संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भाई संधि 3 प्रकार की। सबसे पहले होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो कितने प्रकार की होती है संधि। 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं हम, किसे कहते हैं स्वर संधि हम। एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल से, एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल से जब कोई परिवर्तन होता है, कोई विकार उत्पन्न होता है ना, कोई विकार उत्पन्न हो रहा है या फिर परिवर्तन हो रहा है उस वर्ण में, उस शब्द में, तो वहीं पर स्वर संधि हो जाती है। जैसे हिम धन आलय, हिमालय, अ प्लस आ की आवाज़ आ रही है ना। हिम में अ निकल के आ रहा है, आ में आ निकल के आ रहा है, तो अ प्लस आ बराबर आ हो जाता है ना। तो स्वर का आ रहा है ना साउंड इसमें, हिमालय, है ना। तो इसमें स्वर संधि है। जब स्वरों की मेल से उत्पन्न कोई विकार आता है तो वहाँ पर स्वर संधि हो जाती है। इसी प्रकार इति धन आदि, इति में ई की आवाज़ निकल के आ रही, ई धन आ तो इया, तो यहाँ पर भी स्वर संधि हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। स्वर संधि, सबसे जो संधि के प्रकार हो 3 प्रकार होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि वापस से बता रही हूँ, संधि कुल मिला के 3 प्रकार से होती है। मूलतः संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। SVV के नाम से आप इसके ट्रिक याद कर सकते हैं। SVV संधि के कितने प्रकार होते हैं। SVV संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम सबसे पहले स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाधि संधि और वृद्धि संधि। एक बार और बताऊंगी मैं आपको। स्वर संधि के टोटल 5 प्रकार हम मानते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाधि संधि और वृद्धि संधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि क्या है। क्या है दीर्घ संधि। नाम से पता चल रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा, जहाँ पर बड़ा स्वर आ जाए वहीं पर दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है, जब शब्दों के बीचों बीच, जब शब्दों के बीचों बीच बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आए। क्या है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आए, तो वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती। जैसे कि गिरीश, गिरीश में बड़ी ई की मात्रा आ रही है ना, आ रही है ना बड़ी ई की मात्रा, तो गिरीश में कौन सी संधि हो गई। गिरीश में दीर्घ संधि हो गई। भानुदय में बड़े ऊ की मात्रा आ रही, भानुदय, दीर्घ संधि हो गई। नदीश में बड़े ई की मात्रा आ रही, नदीश, दीर्घ संधि हो गई। विद्यार्थी, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ के बताती हूँ। विद्यार्थी, या बीचों बीच बड़ा शब्द आ रहा ना, या, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई। देवानंद, रविंद्र, बड़ी की मात्रा देखनी, यहाँ पर बीचों बीच अगर बड़ी की मात्रा दिख गई आपको बीचों बीच शब्दों के, समझना वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। शब्दार्थ, देवालय, वधूत्सव, वधू बड़ा हुआ आ रहा है ना, वधूत्सव, लघुर्मी, यहाँ पर ऐसे शब्दों में सभी में दीर्घ संधि आ जाती है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे स्वर संधि का दूसरा पार्ट, जो कि है गुण संधि। गुण संधि क्या होती है, जिसमें कुछ अच्छा सा गुण हो, और गुण कैसा हो, ए ओ जैसा। कैसा गुण हो, ए ओ जैसा। ये ट्रिक बता रही हूँ दोस्तों मैं आपको, क्योंकि अगर इतने सारे रूल्स हैं, इतने अपवाद हैं, अगर आप इस चक्कर में पढ़ेंगे तो शायद आपको संधि की आप एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाएँ और इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए माइंड आपका कि वैसे ही एग्ज़ाम टाइम पे अपने को प्रेशर बहुत रहता है ना। मैंने खुद ने भी कई सारे सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम दिए हैं। इतना प्रेशर होता है कि अपन रूल्स याद करने बैठेंगे तो अपना पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं क्वेश्चन अपन से गलत हो ही जाता है। ठीक है, तो
मैं आपको कुछ आज इस टाइप की ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन 101% कभी गलत नहीं होंगे। 101% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है मेरे हिसाब से। इसमें से क्वेश्चन बाहर कभी नहीं आएंगे आपके, अगर आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो। ठीक है, तो गुण संधि क्या होती है? गुण संधि की इतनी सी ट्रिक है कि बीच में ए मतलब छोटा ए की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा, नहीं छोटे ए की मात्रा सॉरी, और छोटे ओ की मात्रा दोनों आ जाए। ए और ओ दोनों की मात्रा आ जाए और अंतिम वर्ण में र की मात्रा हो, जैसे री की मात्रा होती है ना। तो क्या याद करना, गुण संधि की ट्रिक इतनी सी है दोस्तों कि इसमें आपको इतना याद होना चाहिए कि गुण संधि में बीचों बीच अगर ए की मात्रा आती है और ओ की मात्रा आती है, वहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। और अगर वर्ण कोई भी वर्ण है, कोई भी शब्द है, उसमें अगर पीछे पीछे र की मात्रा आती है तो वहाँ पे भी गुण संधि हो जाएगी। गुण का मतलब ए ओ री, ए ओ री, ए ओ री, इस टाइप से याद करनी है आपको ट्रिक। कैसे याद करनी है? ए ओ री, गुण संधि की ट्रिक है ए ओ री। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, इसके थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुरेंद्र, अब बीचों बीच किसकी मात्रा आ रही है भाई? किसकी मात्रा आ रही है बीचों बीच? ये रे की मात्रा आ रही है। ठीक है, रेंद्र, सुरेंद्र। सहोदर में किसकी मात्रा आ रही? ओ की मात्रा आ रही, सहोदर। देवर्षि, मैंने बोला था पीछे पीछे किसी भी शब्द में अगर री की मात्रा आ रही, देवर्षि, देवर्षि, ऋषि आ रहा ना री की मात्रा, तो यहाँ पे भी स्वर संधि का कौन सा पार्ट? गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, राजेंद्र, बीचों बीच ए की मात्रा आ रही है, राजेंद्र ए की मात्रा आ रही है। महेश, ए की मात्रा आ रही है। वनोत्सव, ओ की मात्रा आ रही है, छोटे ओ की मात्रा। महोदय, छोटे ओ की मात्रा आ रही है। राजर्षि, इधर राजर्षि, महर्षि, देवर्षि, इस टाइप कोई भी वर्ण आए, कोई भी शब्द आए, वहाँ पर गुण संधि 100% होगी। सप्तऋषि, ठीक है, यहाँ पर गुण संधि हो जाती है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम। स्वर संधि का तीसरा पार्ट है यण संधि। अब यण संधि क्या होती है? जैसे कि इसमें यण संधि की ट्रिक इसके नाम में ही छिपी हुई है दोस्तों, बस ध्यान से देखना। यण, यण मतलब क्या? जब शब्द को बीची बीच यव आ जाए, यण की जगह क्या आ जाए? यव आ जाए। यण संधि कैसे याद रखनी है आपको? जब शब्दों के बीच यण की जगह यव आ जाए, क्या आ जाए? यव आ जाए, यण की जगह यव आ जाए। ठीक है, जब शब्दों के बीच बीच क्या आ जाए? यण की जगह यव आ जाए। ठीक है ना, यव आ जाए। अब ठीक है, यव आ गया। अब उसके बाद में यव आ गया, क्या आ जाए? यण की जगह यव आ जाए। इतना याद कर लिया अपन ने। इसके बाद में यव आ गया, किसी भी शब्द में यव आ गया बीचों बीच। अब यव से पहले या तो यह आ गया या फिर वह आ गया, इनसे पहले आधा वर्ण आए, आधा मतलब कटापटा कोई भी शब्द आए, अथवा बीचों बीच त्र आ जाए। अगर बीचों बीच त्र आ जाए तो यहाँ पर 101% यण संधि होगी। वापस पढ़ के बताती हूँ। यण माने यव, यण संधि यव संधि, इसे याद रख लेना। ठीक है, यण संधि का मतलब अगर शब्द के बीचों बीच या तो यह आए या वह आए, ठीक है ना, शब्द के बीचों बीच या तो यह आए या वह आए, और यह वह इन दोनों से पहले अगर आधा वर्ण आए तो है ना, या तो आधा वर्ण आए, ठीक है ना, तो यण संधि होगी। या बीचों बीच त्र हो, या बीचों बीच क्या हो? त्र त्रिशूल वाला होता है ना, वो हो, तो यहाँ पर 101% यण संधि ही हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम थोड़े से एग्जाम्पल देखना चाहेंगे। मैंने क्या बताया था? यण संधि मने यव बताया था ना, यण संधि मने यव। अब यव कैसे? देखो, यह बीचों बीच यह आ गया, ये आ गया, इसके आगे क्या आया? तब आधा कटापटा अक्षर आ जाए अगर यह या वह के पीछे, बीचों बीच अगर यव आ रहा है, बीचों बीच अगर यव आ रहा है किसी भी शब्द में, यह या वह आ रहा है, उसके आगे, उसके जस्ट आगे, उसके जस्ट पहले वाले में अगर आधा वर्ण आ जाए कटापटा, तो वहाँ पर हमेशा यण संधि होगी। या बीचों बीच में अगर त्रिशूल वाला आ जाए तो वहाँ पर भी यण संधि होगी। इसे पित्रादेश, मात्रादेश, ये बीचों बीच ये मात्रादेश, ये तो एग्जाम्पल से याद कर लेना दोस्तों। अगर आपको ऐसे भी याद नहीं हो तो एग्जाम्पल से याद करना, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार में। यव, यण संधि पढ़ रहे हैं हम। यव, यह के आगे कटापटा अत्याचार में आधा त आ गया, ये देखो है ना, तो यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। उसी प्रकार ये अवयव में ये यह आ गया, बीच में आया ना यह आया, ठीक है, तो यह के पहले ये यह दो हैं, अगर तो यह दो हैं तो यह के पहले इसमें जो पहला वाला यह है, इसमें आधा वर्ण तो है ही नहीं। आधा वर्ण कौन सी वाले यह में है? इसकी, इस वाले यह के आधे वाले वर्ण में आधा अक्षर है, ठीक है ना, आधा व,
आधा व आ गया तो यहाँ पे यण संधि हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अभ्यास। अभ्यास, अब ये यह के आधे यह के पहले वाले जो शब्द है इसमें आधा भ आ गया तो अभ्यास में यण संधि हो जाएगी। इसी प्रकार हमने बताया कि अगर बीचों बीच त्रिशूल वाला आ जाए, ठीक है ना, त्रिशूल वाला आ जाए तो वहाँ पे भी यण संधि हो जाएगी। ठीक है, मात्रादेश, मात्राज्ञ, पित्राज्ञ, इस टाइप की कोई भी अगर शब्द आ जाए तो वहाँ पर यण संधि हो जाती है। अब हम चौथे नंबर की वृद्धि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि का चौथे नंबर का जो पार्ट है वृद्धि संधि वो पढ़ेंगे। वृद्धि का मतलब जब वृद्धि हो जाती है। गुण में तो क्या होता है, एक एक मात्रा आती है, छोटे ए और छोटे ओ की मात्रा, जबकि वृद्धि में उसी टाइप से बड़े ए की मात्रा आई और बड़े औ की मात्रा औ। वहाँ पे तो एक एक मात्रा लगती है गुण संधि में तो, और यहाँ पे दो दो मात्राएं लग जाती है, जैसे बड़े ए की मात्रा और बड़े औ की मात्रा जहाँ पे भी दिख जाए बीचों बीच वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे कि सदैव, सदैव दो मात्राएं लग रही है, ठीक है ना। महोषधि दो मात्राएं लग रही है, महोषधि। तथैव दो मात्रा लग रही है, तथैव। वनौषधि दो मात्रा लग रही है, वनौषधि। औषधि दो मात्राएं लग रही है। जलोष दो मात्राएं लग रही है, इधर जलोध दो मात्राएं लग रही है। दंतोष्ठ दो मात्राएं लग रही है। परमोदार्य, यार सब में वृद्धि संधि है। महेश्वराय, ठीक है ना, सब में दो संधि है। तो ये तो बहुत इजी संधि है वृद्धि संधि तो, जिसमें बड़े ए, ठीक है, और बड़े ओ की मात्रा अगर आ जाए बीचों बीच वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्वर संधि का पांचवा और आखिरी पार्ट है अयादि संधि। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्वर संधि के पांचों पार्ट के अंदर से पूछे जाते हैं। पांचों पार्ट है दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज मैं संधि का आपको पूरा अध्ययन करवाऊंगी। बस इतना याद रखना दोस्तों कि आप बहुत अच्छे से और धीरे धीरे इसको पढ़ें, कन्फ्यूज ना हो। बस जो मैंने ट्रिक बता दी है उसको अब इस वीडियो को बार बार में देखें और प्रैक्टिस सेट लगाएं, आपके सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे, सब आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो अयादि संधि क्या कहती है। यण में तो हमने यव याद रखा था, यव के पहले आधा शब्द याद रखा था, है ना। जबकि अयादि, अयादि क्या होता है, अयादि में भी यव याद रखना है अपन को, इसमें भी यव याद रखना है। उसमें यण में क्या हुआ था, यण के पहले आधा शब्द था, जबकि यहाँ पे ओनली यव याद रखना है अपन को, कि बीच बीच में अगर य या व आ जाए तो वहाँ पर अयादि संधि हो गई, है ना। जैसे कि अय आओ, अय आओ, इस टाइप से कुछ भी आ जाए, अय आए औ आओ, है ना। अगर इस टाइप से पढ़ने में आ रहा है, कोई शब्द आ रहा है अय आओ, ठीक है, अय आए औ आओ, लिख लेना आप, अय आए औ आओ। इस टाइप का कोई भी अगर शब्द आ जाए आपको पढ़ने में, बीच में कोई सी ध्वनि आए तो वहाँ पर अयादि संधि होगी। या फिर बीचों बीच अगर य और व होता है तो वहाँ पे भी अयादि संधि होती है। जैसे कि इस टाइप से नयन, बीचों बीच क्या आ रहा है, य आ रहा है ना, तो नयन, ठीक है। पवन, भवन, गायन, शयन, पवित्र, बोधन, इत्र, पवित्र, पावन, आओ, आओ की आवाज़ आ रही है ना, देखो मेरी बात सुनो। नयन, अय, आई की आवाज़ आ रही, पवन, पवन, पौ, औ, औ की आवाज़ आ रही है, औ, भवन, औ, औ की आवाज़ आ रही, गायन, आय की आवाज़ आ रही। तो औ, आओ, आय, आय, इस टाइप का अपन आपको खुद बोल के देखना है। अगर इस टाइप का स्वर आपको साउंड इस टाइप से आ रहा है बोलने में और बीचों बीच ये और वह आ रहा है, 101% वहाँ पर अयादि संधि हो जाएगी। नायक, आय, पावन, पाओ, पाओ, आओ, आओ की आवाज़ आ रही है ना, पवित्र, पाओ, पाओ आ रही है ना, नाविक, आविक, नायिका, आए, आई, है ना, आई का आ रहा ना, नाये, श्रवण, शयन और भावन, आओ, आओ की आवाज़ आ रही। तो आए, आओ, आओ, इस टाइप की ध्वनि अगर आपको आती है, आवाज़ आती है और बीचों बीच अगर ये और वह होता है तो वहाँ पर अयादि संधि हो जाती है। देखो मैंने लिखा हुआ भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी सुविधा के लिए, आए, आओ, इसकी ध्वनि अगर आ जाए वहाँ पर 101% कौन सी संधि होगी दोस्तों, वहाँ पर अयादि संधि हो जाती है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन टिक करने में बहुत हेल्प करेगा। 100% के साथ आपका क्वेश्चन जो होगा वो राइट चला जाएगा। अब दूसरे नंबर पे हम संधि पढ़ते हैं। संधि का दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। नाम से पता चल रहा है व्यंजन, व्यंजन का मतलब होता है जब दो वर्णों में
संधि, तो उसमें से पहला व्यंजन होता है, ठीक है। जब दो वर्णों में, है ना, संधि, जो कि उस जो दो वर्णों में संधि आए, है ना, स्वर संधि में तो सारे स्वर आएंगे, चाहे दीर्घ हो, चाहे वृद्धि हो, चाहे कुछ भी हो, सारे स्वर का अगर मेल होता है, वहाँ पे परिवर्तन होता है, तो वहाँ पे स्वर संधि होती है। व्यंजन, जहाँ पर व्यंजन, दोनों व्यंजन टकरा, पहला तो उसमें व्यंजन होता है और दूसरा उसमें स्वर होता है व्यंजन संधि में, वहाँ पे टकराव आके परिवर्तन होता है, चेंजेस आता है, विकार आता है, तो वहाँ पे व्यंजन संधि हो जाती है। नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। पहले मैं डेफिनेशन आपको पढ़ा देती हूँ। जब दो वर्णों में संधि हो या तो उसमें से पहला व्यंजन होता है और दूसरा स्वर होता है ना, या स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है दूसरा वाला, पर पहला व्यंजन होना कंपलसरी है, तो उसे हम व्यंजन संधि ही कहते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे पहले नंबर की ट्रिक के बारे में अध्ययन कर लेंगे। दोस्तों, आपको एक शब्द याद करना होगा व्यंजन संधि में। सबसे पहली ट्रिक ये आपको एक शब्द याद करना होगा। कौन कौन सा शब्द है? चज टनल। चज टनल, जो टनल होता है ना, वो कैसा है? चुज जैसा। कैसा है? चुज जैसा। तो चज टनल, ये ट्रिक आपको याद करनी ही होगी। जब वाक्य में बीचों बीच आधा च पूरा च, आधा ज पूरा ज, आधा ट पूरा ट, आधा न पूरा न, आधा ल पूरा न ल, इस टाइप की कोई भी वर्ण आ जाए, शब्द आ जाए, तो आधे वर्ण के स्थान पर त हो जाता है। जो आधा वर्ण है ना, जैसे आधा च है, उसके स्थान पर त हो जाएगा, आधा ज के स्थान पर त हो जाएगा, आधे ट के स्थान पर न हो जाएगा, और आधे ल के स्थान पर क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। तो चज टनल, ये ट्रिक याद करनी है। जहाँ पे ये आधा, अगर और पूरा, ये दोनों शब्द मिल जाते हैं, वहाँ पर उसकी जगह आधा शब्द हटकर यहाँ पर त आ जाएगा। जैसे कि कैसे, जब हम संधि विच्छेद उसका करेंगे, ठीक है। सज्जन, सज्जन को तोड़ेंगे हम। कैसे तोड़ेंगे सज्जन को? हम सज्जन को हमने तोड़ा तो क्या कहा? चज टनल, टिक याद कर लेना। चज टनल, तो इसमें ज आ रहा है, आधा ज भी आ रहा है, पूरा ज भी आ रहा है, तो आधे ज वाले के स्थान पर क्या आ जाएगा? त आ जाएगा। हम तोड़ के देखो इसको। सत धन जन, सज्जन, सज्जन का संधि विच्छेद हो गया। उज्ज्वल, उत धन ज्वल। उच्चारण, उत धन चारण, आधा च आ रहा है ना, तो चज टनल में से कोई भी आधा शब्द पूरा शब्द, आधा शब्द पूरा शब्द एक साथ आना चाहिए। बस ये चज टनल डबल आने चाहिए, एक आधा और एक पूरा, इस टाइप से आना चाहिए, तब जाके ही ये ट्रिक काम करेगी दोस्तों, याद रखना आप, है ना। उज्ज्वल, उच्चारण, तो आइए आधा च हटा के उत धन चारण आ जाएगा। उल्लेख में उत धन लेख, उन्नत में उत धन नत, ठीक है। जगन्नाथ में डबल आ रहा है ना, नन, तो जगत धन नाथ। सच्चरित में सत धन चरित्र। तट्टिका में तत् टट, ये जो निशान लगा हुआ रहता है ना दोस्तों, ये हमेशा से, ये जैसे निशान लगा है, ये आधा ही माना जाता है। ऐसा नहीं है कि यार मैम ने तो इसे बोला था कि आधा आधा मिल जाए तब जाके, नहीं। ये जो निशान होता है ना, चाहे इस पे लग जाए, ठीक है, इस पे लग जाए, आधा माना जाता है, ये पूरा नहीं माना जाता। अगर कोई निशान नहीं हो तो वो पूरा माना जाता है, ठीक है। तट्टिका, उल्लास, उत्धन लास, तत्धन टीका, तट्टिका, उल्लास का उत्धन लास, उल्लास, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है सज्जन का, सतधन जन, ठीक है। अब ट्रिक नंबर 2 आती है। तो आपको सबसे पहले ट्रिक में इतना सा ध्यान रखना है कि चज टनल ट्रिक याद रखनी है। तो आधा च पूरा च, आधा ज पूरा ज, आधा ट पूरा ट, आधा ना पूरा ना, और आधा ल पूरा ट, ये इस तरह दो शब्द अगर एक साथ मिल जाते हैं आपको, तो जो पहले वाला शब्द आधा शब्द जो रहेगा, आधा वर्ण जो रहेगा, उसकी जगह त आ जाएगा। ये ट्रिक आपकी कंप्लीट हो जाती है। दूसरी ट्रिक की आगे चलते हैं हम। दूसरी ट्रिक क्या कहना चाह रही है? दूसरा नियम है व्यंजन संधि का नियम पढ़ रहे हैं हम। व्यंजन संधि का पहला नियम है चज टनल, जो मैं आपको याद करा चुकी हूँ, और अगर आपको नहीं आए तो 2-3 बार बस इस वीडियो को देख लेना प्लीज़। आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है, आपका संधि का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रिक 2 में क्या है? बस एक आपको टेबल याद रख लेनी है। शायद आपने कहीं पढ़ी भी होगी, सबने आपको बताया भी होगा। कौन सी टेबल है वो? 1 का 3 और 1 का 5, ठीक है। 1 का 3 और 1 का 5, कुल मिला के बात ये आ रही है, आपको ये वर्णमाला की टेबल याद करनी होगी, ठीक है। आपको ये क ख ग घ ङ च छ छ, ये ट ठ ठ त थ द ध प फ ब भ म, ये पूरी आपको टेबल याद करनी होगी। इसको बोलते हैं अपन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है ना।
ये कंठस्थ में आ जाते हैं, तालव्य में आ जाते हैं, मूर्धा में आ जाते हैं, दंतस्थ में आ जाते हैं और उसमें ओष्ठ में आ जाते हैं, प वर्ग। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, तीसरे का और पांचवे को पहले में चेंज करना है। जैसे कि तीसरे का और पांचवे का पहले में चेंज करना है, मतलब पहले में ही चेंज करना है। तो इसमें ट्रिक क्या याद करनी है, रखनी है आपको। ट्रिक एक चीज़ याद रखनी है कि जो एक नंबर होता है ना, एक नंबर, इसी में आपको चेंज करना है। किस में चेंज करना है, सिर्फ एक नंबर में ही चेंज करना है। किसका, 3 का और 5 का। बोलते हैं ज़्यादा 3 5 मत कर मेरे से। किससे, मेरे से ज़्यादा 3 5 मत कर। तो मैं तो एक हूँ, है ना, और एक हूँ, तो अगर बीच में ग भी आया तो भी मेरे पास आएगा, और ड आया तो भी मेरे पास आएगा। ठीक है, आप देख लेना, आपको जिससे भी ठीक लगे आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं, पर मुझे तो यही ट्रिक अच्छी लगी तो इसलिए मैंने आपको यही बता दिया है कि अगर शब्द के बीचों बीच ग या अड़ा। हाँ दोस्तों, तो जगत धन ईश, जगदीश, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जगद, है ना। अब ये त तरबूज वाला जो वर्ग रहता है, जो त तरबूज वाला ग्रुप रहता है, त थ द ध न, ठीक है। तो वहाँ पर द के स्थान पर त आ जाएगा, मतलब पहले वाला वर्ण आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो जगत धन ईश हो जाएगा, मतलब तीसरा और पांचवा कोई भी वर्ग हुआ, चाहे क वर्ग हुआ, चाहे त वर्ग हुआ, चाहे प वर्ग हुआ, चाहे च वर्ग हुआ, कोई भी वर्ग हुआ, चाहे ट वर्ग हुआ, उसमें अगर तीसरा और पांचवा वर्ण आता है तो उनकी जगह उसी लाइन का पहला वर्ण हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वागीश। अब वागीश में ग आ रहा है, बीच में आ रहा है ना, ग कौन सी वाली लाइन में आता है, कौन से वाले ग्रुप में आता है, क वाले ग्रुप में आता है। तो ग की जगह वहाँ पर क आ जाएगा, इसका संधि विच्छेद करते समय कैसे होएगा, वाक धन ईश, वागीश हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दिग्गज में ग आ रहा है, तो ग तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो जो तीसरे नंबर पर है, पाँचवें नंबर पर है, उसका पहला हो जाता है। इसी को 1 का 5 1 का 3 नियम बोलते हैं। तो दिक घन धन गज, ठीक है ना, दिग्गज आ जाएगा। इसके बाद में दूसरा लेते हैं हम सतधर्म। क्या लेते हैं, सतधर्म। तो सतधन धर्म, सतधर्म हो जाएगा। वाण में अड़ा आ रहा है, पांचवा वर्ण आ रहा है, क वर्ग का जो है पांचवा वर्ण आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा वाक धन मय, वाड़ वाकमय। ठीक है, अगर बीच में आधा त आए, अगला क्या बोल रहा है कि अगर बीच में आधा त आए तो द से बदलें। अगर बीच में आधा त आ जाता है, पता चल गया अपन यहाँ पर व्यंजन संधि है, और अगर आधा त आता है ना, तो उसकी जगह वहाँ पर अपन द लगा देंगे। जैसे उत्थान, ठीक है, तो उद धन थान, बीच में आधा त भी याद रखना है अपन को। अगर व्यंजन है, व्यंजन संधि में पहला अगर व्यंजन है, दूसरा स्वर या व्यंजन कुछ भी है और बीच में त आता है, तो वहाँ पर भी व्यंजन संधि होगी। जैसे अगर बीच में आधा त आ गया, तो उत्थान, तो तरबूज वाले का तीसरा वाला लगा देंगे, 1 का 3 कर देंगे, तो उद प्लस थान, त की जगह द आ जाएगा, उद प्लस थान, तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। उसी प्रकार आगे देख लो, उत्सव में आधा त आ रहा है, तो अपन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, उद धन सव। सत्कर में आधा से आ रहा है, आधा त आ रहा है, जहाँ पे आधा त आया उसकी जगह द आ जाएगा, तो सद प्लस कर्म। उसके बाद में उत्तम, आधा त आ रहा है, उत्तम में आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, उद प्लस तम, उत्तम। ठीक है, इसके बाद में तत्पुरुष समास में तद धन पुरुष। ठीक है, तत्काल में तद धन काल, इसमें सत्कार में सद धन कार, विपद काल में विपद धन काल। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ बोलना हो, कुछ भी बोलना हो, आपको समझ के मैम समझ में नहीं आता है, जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आप मुझे बताएं, ताकि मैं अगर मुझ में इसमें कुछ गलती होगी तो मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। तो आगे चलते हैं हम ट्रिक नंबर 4 में। व्यंजन संधि के हम ट्रिक पढ़ चुके हैं, पहले चच टनल पढ़ी है हमने, फिर अगर आधा त आए तो द में बदल जाता है, फिर एक पढ़ी हमने 1 का 3 1 का 5 की कोई भी वर्ग हो
अगर तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण आता है तो पहले में बदल जाता है, पहला आता है तो वो तीसरा पांचवा में बदल जाता है। ठीक है, वैसे पहले में तीसरा और पांचवा जो होता है वही पहले में बदलता है, ये बात इसमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो आदता आता है वो द में बदल जाता है बीच में। ठीक है, ये व्यंजन संधि की तीनों ट्रिक हो गई। अब हम ट्रिक नंबर 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रिक नंबर 4 वेरी इजी है, वेरी इजी। बस अंक की बिंदी वाला मैटर इसमें याद रखना है कि अगर किसी शब्द में अंक की बिंदी हो तो उसे म में बदलें। जैसे कि संवाद में अंक की बिंदी है, कैसे? संवाद, जैसे कि संवाद। ओके, अब संवाद में अपन अंक की बिंदी की जगह क्या लगा देंगे? म लगा देंगे। क्या लगा देंगे? म लगा देंगे। कैसे? देखते हैं। संवाद, सम धन वाद, अंग हटा के अपन म लगा देंगे, सम धन वाद हो जाएगा। संक्षेप, संक्षेप अपन कैसे लिखेंगे? अंक की बिंदी आ रही, अंक की बिंदी को हटाकर अपन सम धन शेप लिख देंगे। ठीक है, अब चंचल में अंक की बिंदी को हटाकर कैसे लिखेंगे अपन? अंक की जगह तो माँ आ जाएगा, तो चम धन चल, चंचल। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत इजी, इसमें कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्तों। इसमें सिर्फ अपन को अंग हटा करके अपन को म लगा देना है, यही करना है। यहीं पे व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में ट्रिक 6 क्या कहती है? 6 ये कहती है कि जहाँ पे शिट आ जाए, शिट की जगह स्थ कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे? अगर ष्ठ आ जाए, शट आ जाए, शट, तो उसकी जगह अपन स्थ कर देंगे। ये देखिए व्यंजन संधि की 5वें नंबर की ट्रिक। इसमें कैसे होता है, इसमें परिवर्तन देख लेते हैं। किसी शब्द में शट हो तो वहाँ पे स्थ में परिवर्तन हो जाता है, या फिर वहाँ पे अपन स्थ में बदल देते हैं उसे। जैसे युधिष्ठिर, इष्ट, शिष्ट, शिट आ रहा ना, शिट, तो यहाँ पे अगर उसका अपन संधि विच्छेद करते समय उसको स्थ में बदल देंगे। युधि प्लस स्थिर क्या जाएगा? युधि धन स्थिर। मैं लिख के बता देती हूँ, 1 मिनट आपको, अगर थोड़ा सा आपको डाउट हो ना तो डाउट नहीं रहेगा। युधि धन स्थिर, ओके, स्थिर, इस टाइप से आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट बताते हैं निष्ठुर। निष्ठुर में नि धन स्थूर। ठीक है, अनुष्ठान, इस शठ आ रहा ना, अनुष्ठान, अनुष्ठान में आएगा अनुधस, अनुधन स्थान, अनुष्ठान। ठीक है, अनुष्ठान। अब ट्रिक नंबर 6, ट्रिक नंबर 6 क्या कहती है? ट्रिक नंबर 6 आगे चलते हैं, आपको समझ में आएगा होगा। अगर शिट और शिट, शिष्ट, शिष्ट आते हैं तो यहाँ पर उनकी जगह स्थ कर देंगे अपन। ठीक है, ट्रिक नंबर 6 क्या कहती है? अगर किसी शब्द में अंक की बिंदी के साथ आधा स आए, अगर किसी शब्द में अंक की बिंदी के साथ में आधा स आए तो उसे हम म में बदल देंगे। जैसे कि मैं कहना चाहूँगी आपसे कि अगर अंक की बिंदी आती है ना, ये अंक की बिंदी आपको नज़र आ रही है, अगर यहाँ पर अंक की बिंदी आई तो अंक की बिंदी के साथ में अगर आधा आधा स भी आए तो हम उसे म में बदल देंगे। जैसे कि स म, आधा स को हटाकर हम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? हम आधा से को हटाकर यहीं पर लिख देंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल बताना चाहूँगी आपको मैं कि अंक के साथ अगर आधा स आता है तो आधे स के स्थान पर हम म कर देंगे और आधा स हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अगर अंक की बिंदी आती है और अंक की बिंदी के साथ में आधा स आता है ना, अंक की बिंदी के साथ में अगर आधा स भी आता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? आधा स के स्थान पर हम म लगा देंगे। क्या लगा देंगे? म लगा देंगे। ओके, समझ में आया? वहाँ पे ट्रिक अपन को दे रखी थी कि अगर अंक की बिंदी के साथ में, जैसे कि ये संस्कार है तो अपन ये संस्कार के आगे ये अंक की बिंदी आ रही, अंक की बिंदी के आगे अपन ने अगर आधा स भी अपन को दिखता है, ठीक है, अगर अपन को आधा स दिखता है तो आधे स के स्थान पर जब से संधि विच्छेद अपन करेंगे तो किस टाइप से संधि विच्छेद हो जाएगा अपना? सम धन कार, इस टाइप से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, सम धन कार। ठीक है,
तो अब संस्करण का मतलब वापस वैसे की वैसे होगा। अगर अंक की गिनती के पास में आधा से आ रहा है तो समधन करण हो जाएगा। संस्कृत में कैसा आएगा? समधन कृत आ जाएगा। इसमें भी अंक की गिनती के पास में आधा से आ रहा है, ठीक है। और अपने एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से देख लेना दोस्तों। पासबुक्स वगैरह में, डायरीज वगैरह में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब हम आगे की ओर चलेंगे, विसर्ग संधि, जो कि आज हमारी लास्ट संधि है। अगर आपको ये ट्रिकें समझ में नहीं आ रही तो इस वीडियो को आप 2 या 3 बार से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहले मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था, पर आज हाँ मेरी संधि पे कमांड है, सब अपन कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो नहीं आता। और एक समय था तब मुझे संधि बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, आई स्वेयर बाय गॉड। इसलिए मैंने सोचा कि चलो जो अपन को आता है वो अपन स्टूडेंट्स के साथ में बांटें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। बस अब मैं तो इतना ही चाहूँगी, मैं कभी लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली बात आपको नहीं बोलूँगी। सिर्फ इतना सा बोलूँगी, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं आप इनको पढ़ें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, कोशिश करें सारे एक एक रूल्स। ज़्यादा वैसे टफ नहीं है, देखा जाए तो आप 2 से 3 बार रिवीजन करने में भी अच्छे से इसको याद कर सकते हो। और प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभ्यास से ही आप सीख पाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉरी आपका टाइम ख़राब किया। 3rd नंबर की जो हमारी संधि है वो है विसर्ग संधि। इसकी ट्रिक फर्स्ट देख लेते हैं हम, क्या कहना चाह रहा है ये। इसमें बोलना चाह रहा है ओ के बाद कोई सघोष व्यंजन। सघोष का मतलब आप समझते हैं ना। सघोष और अघोष की भी ट्रिक मैंने बता रखी, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना आप, और इसमें मैं बता देती हूँ आपको। या र ल व हो तो विच्छेद करते समय वह विसर्ग में बदल जाता है। समझ में आया? नहीं आया? अगर ओ ओखली मतलब ओखली ओ के बाद में, ओ माने ओ की मात्रा जो आती है ना, उसके बाद में कोई सघोष व्यंजन हो या र ल व हो, ये र ल व क्या हो, ये र ल व हो तो विच्छेद करते समय वो विसर्ग में बदल जाता है। अब सघोष और अघोष कैसे याद करोगे आप? तो एक याद कर लो, बाकी 3 तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अघोष अनार वाला है ना, स्टार्टिंग में आता है ना अनार वाला, तो ऐसे याद कर लो। अघोष 1 2, अघोष कैसा 1 2। कोई भी वर्ग, जैसे अपने पास क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है, ठीक है। और श है, क्या है ना। तो अपने पास में ये वर्ग है। तो अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? जो 1 2 में आता है। 1 2 माने क ख, स्टार्टिंग में 2 आते हैं ना, क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ और श है। ये सारे अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद में जो वर्ग रहते हैं ना, इनमें जो बाकी 3 4 5 बचते हैं ना, हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो जो 3 4 5 होते हैं वही सघोष व्यंजन होते हैं। जैसे ग घ ड़, ज झ ण न, ड ढ ण न, ढ ढ, द ध न, ब भ म और य र ल व, है ना, ह। तो ये अपन से क्या बोल रहा है दोस्तों? अपन से बोल रहा है कि जब ओ के बाद में कोई सघोष व्यंजन आए, मतलब 3 4 5 में से एक आए या र र व आए, क्योंकि य र ल व भी सघोष व्यंजन के अंतर्गत ही आता है और शेष हमेशा अघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो अगर ओ के बाद में अगर कोई सघोष व्यंजन या र ल व हो तो उसके स्थान में वह विसर्ग में बदल जाता है। चलो देखते हैं इसके एग्जाम्पल कुछ। मनोबल, अब ध्यान से देखना दोस्तों। मनोबल, अब यूँ बोल रहा है अपन से ये कि ओ के स्थान पर अगर ओ आ गया है शब्द में, है ना। ऐसा नहीं है कि आप अब इसको गुण संधि में बता दो, गुण संधि तो इसमें है ही नहीं कहीं से कहीं तक, ठीक है ना। तो थोड़ा सोच समझ के इसको क्वेश्चन को करना है आपको, ठीक है। तो कैसे करोगे आप इसको? मनोबल को कैसे तोड़ोगे आप? उसमें दे रखा था कि ओ के बाद में अगर सघोष व्यंजन आए तो वो विसर्ग में बदल जाता है। 2 टुकड़ों में ओ जो होता है वो विसर्ग में बदल जाता है। ओ किस में बदल जाता है? विसर्ग में बदल जाता है। तो अपन इसको टुकड़े कैसे करेंगे? मनः, कैसे करेंगे? मनः, मनोह नहीं करेंगे, मनः, क्योंकि विसर्ग जैसे मैं बताती हूँ आपको कैसे करेंगे। अपन करेंगे मनः, कैसे करेंगे? मना धन बल, मनोह बल, ठीक है। आए समझ में? तो ओ के स्थान पर अगर सघोष व्यंजन आए या य र ल व आए तो उसकी जगह अह विसर्ग हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में ओ के बाद सघोष व्यंजन ब है तो संधि विच्छेद करते समय यह विसर्ग में बदल जाएगा, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको, सघोष का मतलब 3 4 5 में से एक आ जाए और य र ल व आए तो जो ओ है वह विसर्ग में बदल जाएगा।
वापस बता रही हूँ दोस्तों, अगर ओ है, ठीक है, कोई भी शब्द है उसमें ओ है और ओ के बाद में अगर सघोष व्यंजन है 3 4 5 हैं, तो वह ओ हटके वहाँ पर अह, मतलब दोनों टुकड़े जब तोड़ेंगे ना, हम संधि विच्छेद करेंगे, तब वो ओ अह में मतलब विसर्ग में बदल जाएगा। ठीक है, इतना तो कोई नहीं बताता है जितना मैं बता रही हूँ आपको। अब इधर भी देख लो आप दूसरा ऑप्शन, जितने एग्जाम्पल देखेंगे हमें उतना ही समझ में आएगा। ठीक है, तपोबल, तपोवन या तपोबल कुछ भी ले लो, तो ओ के स्थान पर, ठीक है ना, ओ के स्थान पर। अब ये तपो, ठीक है, वन क्या है, वन, ये र ल व में से एक आ रहा ना, सघोष व्यंजन आ रहा है ये व, तो यहाँ पर तपो के स्थान पर ओ के स्थान पर अह हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तप धन वन। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। इसी प्रकार आगे मनोरथ, मनु, ओ के बाद में र क्या, ये र ल व में से एक आ रहा ना, तो मन धन रथ। उसी प्रकार मनोविज्ञान में से मन धन विज्ञान हो जाएगा। रजगुण में रज धन गुण हो जाएगा। मनोहर में मन धन हर हो जाएगा। मनोरंजन में मन धन रंजन हो जाएगा। यशोगाथा में यश प्लस गाथा ये हो जाएगा। तपोबल में तपा प्लस बल ये हो जाएगा। यशोधरा में यशा, यश ओ आ रहा ना, ओ के बाद ध, त थ ध, धम थ, त थ ध ध, वही 3 4 5 सघोष व्यंजन है, तो यश प्लस धरा। मनोभाव में मन धन भाव। मनोज में मन धन ज। शिरोधार्य में शिरा धन धार्य। तो इस प्रकार से हम विसर्ग संधि के जो ट्रिक नंबर पहली है ये यहाँ पर फिनिश हो जाती है। ठीक है, अब आगे हम ट्रिक नंबर 2, विसर्ग संधि के ट्रिक नंबर 2 हम आगे पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो ये क्या कह रहा है अपन से, ये अपन से बोलना चाह रहा है कि अगर आ को छोड़कर अगर स श क्या अगर आधा हो, श अगर आधा हो, उसके बाद कोई अघोष व्यंजन मतलब 1 2 हो, है ना, कोई अघोष व्यंजन 1 2 हो, तो विच्छेद करते समय श का विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। तो उसका जब विच्छेद करेंगे तो श का किस में परिवर्तन हो जाएगा, विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। जबकि इसकी पहली वाली ट्रिक में इसकी पहली वाली ट्रिक में हमने देखा था ओ के बाद अगर सघोष व्यंजन है, यरा लवा है, तो जो ओ है वो विसर्ग में चेंजेस हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अपन लोग क्या बोल रहा है कि अगर आ को छोड़कर श आधा है, तो श के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। और श के बाद में अगर अघोष आता है, तभी अघोष का मतलब क ख आए, च छ आए, ट ठ आए, त थ आए, प फ आए, इस टाइप से अगर आता है तो वहाँ पर स के स्थान पर क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे। देखो निश्चल, निश्चल, ठीक है ना, तो निश्चल में क्या है, श किस में आता है, स, ठीक है ना। तो निश्चल श जो आता है ये अघोष व्यंजन में आता है। तो उसमें क्या दे रखा था कि अगर आधा स आता है, उसके बाद में अघोष आता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वहाँ पर विसर्ग हो जाएगा आधे श की जगह, है ना। जो आधा श आधा स आधा श, ये देखो मैंने दे रखा स, अगर स आधा मिलता है तो ये श तीनों गायब हो जाएंगे, इसकी जगह विसर्ग में चेंज हो जाएंगे ये, ठीक है ना। ये तीनों हट जाएंगे, अगर आधा आता है तो हट जाएंगे और विसर्ग में चेंज हो जाएंगे। अब तो समझ में आ गया होगा, बार बार मैं चिल्ला रही हूँ मैं। निस्तारण, ये आधा स आ गया, तो यहाँ पे आधा स तो इसको गायब कर देंगे हम, है ना। निस्तारण में हम इसको आधा स जो है इसको हम गायब कर देंगे, और ये निस्तारण, ठीक है ना। तो और यहाँ पे इसकी जगह क्या लगा देंगे, हम विसर्ग लगा देंगे। जैसे कि एक सेकेंड दोस्तों, जैसे कि निस्तारण है ये, है ना, नी, तो यहाँ पे हम विसर्ग लगा देंगे, धन तारण हो जाएगा। हमने स को तो हमें गायब कर देना, स की जगह आधा स की जगह हमें विसर्ग लगा देना है, इतना ध्यान रखना है सिर्फ आपको, ठीक है। अगर अघोष व्यंजन है आधा स के बाद में, तो हमें वहाँ पर उसको हटाकर विसर्ग लगा देना। जैसे निस्तार, नी आधा स हटा दिया तो नी धन तार हो जाएगा। निष्फल, नी धन आधा श आ गया तो नी धन फल हो जाएगा, मतलब बिल्कुल गायब ही कर देना है। चतुष्पद, तो
पद में वही वो श षटकोण वाला आ रहा है। उसके बाद प, तो प फ अघोष व्यंजन है 1 2, मैंने बताया ना आपको, अघोष अघोष मैंने 1 2, अघोष आया 1 2, तो चतु धन पद आ जाएगा, है ना, विसर्ग लग जाएगा ना श हट के, ठीक है। हरीश धन चंद्र, आधा श आ गया बीच में, तो हरि धन चंद्र, ये श को हम हटा देंगे। चतुष्कोण, तो आधा श आ गया, आधा श के बाद में वही अघोष है क ख 1 2, तो हम अघोष पढ़ते हैं, चतुधन कोण आ जाएगा। इसके बाद में दुष्कर, तो दु आधा श आ गया, वही आधा श के बाद में क ख ग घ, ये सब पहला दूसरा जो वर्ण है वो अघोष रहता है। आधा श के बाद में कर आ गया, तो श हटा कर दु धन कर पढ़ लेंगे हम, ठीक है। थोड़ा समझ में आ रहा है आपको, इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि अगर आधा स आ गया, आधा श आ गया या आधा श आ गया, तो इन सब को हटा करके अपन को सिर्फ और सिर्फ इस विसर्ग लगाना है, बाकी ऐसा कैसा लिख देना है, इनको हटा देना है, ठीक है। ये इसमें कहा गया है। अब अपन ट्रिक नंबर 3 पढ़ेंगे विसर्ग संधि की। ये क्या कहना चाह रही है अपन से, अगर किसी शब्द में स, श और श आए तो आधा स श श विसर्ग में बदल जाएगा। वही वाली बात है, डबल डबल अगर स आए या श आए या श आए, श षटकोण वाला भी 2 बार आए, श शलगम वाला भी 2 बार आए, या स सपेरे वाला भी 2 बार आए, है ना, तो स श श का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, दोनों हट के विसर्ग में बदल जाएगा। जैसे देखो निश 2 बार आ रहे हैं ना, निश शब्द, तो क्या हो जाएगा, नि धन शब्द, एक जो है आधा जो है श श श वो हट जाएगा और उसकी जगह वही पहले जैसा है, थोड़ा मिलता जुलता है, उसकी जगह विसर्ग आ जाएगा। इसके बाद में निस्तार, तो नी धन तार, निस्तार हो जाएगा। इसके बाद में दुशासन, दुशासन में क्या होगा, आधा श आ रहा है, तो दु धन शासन हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं 1 सेकेंड, दुशासन, दुशासन में क्या होगा, दु धन शासन। अब निशांत, निशांत, निशांत मैंने नि धन शांत, कि आधा श आ रहा है तो आधा श को हम हटा देंगे, ठीक है। इधर से देखते हैं हम, दुस्साहस, तो दु धन साहस, क्यों, क्योंकि आधा सा आ रहा है और पूरा सा आ रहा है, तो जहाँ पूरा से आधा से दोनों आ रहा है तो वहाँ पे एक आधे से को हटा देंगे, तो भाई तू जा, तेरा कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे कर देंगे अपन दु विसर्ग लगा देंगे, दु धन साहस, ठीक है, ओके। इसके बाद में नि शुल्क, ये श आ रहा है, तो नि धन शुल्क, ये श जो आ रहा है इसको हटा देंगे हम, ठीक है, ओके। हम अब विसर्ग संधि की ट्रिक नंबर 4 जो है वो देख लेते हैं। अब ट्रिक नंबर 4 क्या कर रही है, ध्यान से देखना। जब र या र की मात्रा के बाद कोई सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन का मतलब वही 3 4 5, किसी भी वर्ग का 3 4 5, जैसे क ख, तो पहला दूसरा व्यंजन है जो कि अघोष में आता है ना, 3 4 5 का मतलब ग घ अण, ये 3 4 5 सारे 5 वर्ग के या 6 जितने भी वर्ग होते हैं उनके 3 4 5 जितने भी व्यंजन तीसरे चौथे 5वें नंबर का जो व्यंजन है उनसे सघोष व्यंजन कहते हैं। तो र और र की मात्रा के बाद अगर कोई सघोष व्यंजन आए या र ल व हो तो विच्छेद करते समय र का विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो इसके थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं और आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि धनुर्वेद, अब इनको हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकल के आएगा, धनुर्वेद, ओके। तो धनुर्वेद, अब र के बाद में क्या है, व है। अब ये व क्या है बच्चों, सघोष व्यंजन है। यह र ल व यहाँ दे रखा है ना कि ये र ल व क्या है, सघोष व्यंजन है। तो जब र आ जाए, इनको तोड़ने के बाद तो क्या कैसा आ रहा है, अपन को क्या कैसे संधि विच्छेद हो रहा है, धन वेद, ठीक है। अब र के बाद में सघोष व्यंजन आ गया, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, राइटिंग मेरी ऐसी है। तो जहाँ पर र के बाद में सघोष व्यंजन आ जाए तो र हट के क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, जैसे धनु विसर्ग धन वेद, इसका संधि विच्छेद करने इस टाइप से, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। ये देर का सघोष आ जाए या फिर य र लव आ जाए, किसके बाद, र के बाद या र की मात्रा के बाद में, ठीक है। तो र के बाद या र की मात्रा के बाद में जब हम संधि विच्छेद करते हैं तब अगर आ जाए तब र के स्थान पर विसर्ग आ जाता है, ठीक है। विसर्ग संधि पढ़े तो ऑब्वियसली विसर्ग ही आएगा।
ये धनुर्वेद मैंने आपको यहाँ पे संधि विच्छेद कर रखा है। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन देखेंगे हम, दुर्गम। दुर्गम हम कैसे लिखते हैं, अगर ढंग से लिखा जाए तो हम ऐसे लिखेंगे दुर्गम। ठीक है, ठीक है। अब दुर्गम हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, दु धन र की जगह, र के बाद में क्या है, सगोश व्यंजन है, क ख ग, तीसरा चौथा पांचवा को हम सगोश व्यंजन कहते हैं। तो ग आ गया, र के बाद में क्या आ गया, ग आ गया, तो दु धन गम, र ऑटोमेटिक ही हट जाएगा। ठीक है ना, र क्या होगा, ऑटोमेटिक ही हट जाएगा। ओके, तो ये दुर्गम हो जाएगा। इसके बाद है, इसके बाद नेक्स्ट है बहिर्गमन। बहिर्गमन हम कैसे लिखते हैं, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, बहिर्गमन कैसे लिखेंगे, बहिर्गमन। ठीक है, ठीक है, बहिर्गमन ऐसे लिखेंगे। अब र आ रहा है, ठीक है, र आ रहा है, र के बाद ग आ रहा है, ग क्या होगा, सगोश व्यंजन हो गया। तो हम अब कैसे लिखेंगे इसको, बहि विसर्ग, र हट जाएगा, र को हटा देंगे हम, विसर्ग प्लस गमन। ठीक है, ठीक है, ये आ गया दोस्तों, सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट है धनुर्विद्या। धनुर्विद्या वही कि धन विद्या, धनुर्विद्या। अब हम धनुर्विद्या कैसे लिखते हैं, धनुर्विद्या। ठीक है, अब र आ गया, इसमें भी र के बाद व है, तो हमने बोला आपको सगोश व्यंजन आ जाए या र ल व आ जाए, उसके बाद में र के बाद में, तो वहाँ पर विसर्ग आ जाएगा और र हट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे धन विद्या। ठीक है, धनुर्विद्या का संधि विच्छेद हो गया। इसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद में भी यही आएगा, र आ गया, र के बाद व, वही र, ये र ल व वाली कंडीशन। तो यजु धन वेद। अगर आपको ऐसे भी नहीं याद होता है तो आप सिर्फ ये एग्जाम्पल देख लो, इस एग्जाम्पल के बाहर कहीं से कुछ नहीं आता है। मोस्ट जो भी थे मैंने एग्जाम्पल विसर्ग संधि के मैंने आपको बता दिए। इसके बाद दुर्योधन। दुर्योधन र आ रहा है ना, दुर्योधन हम कैसे लिखेंगे, अगर पहले लिख के देख लेना आप, देखो कैसे लिखते हैं अपन, दुर्योधन। ठीक है, दुर्योधन लिख दिया। ठीक है, अब ये र है, र के बाद ये आ रहा है, जो कि दे रखा था हमें कि अगर यह र ल व आए र के पहले तो र की जगह विसर्ग हो जाएगा। तो दु धन योधन। ठीक है, दुधन योधन, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर, दुर्योधन। निर्मल में वही निर्मल कैसे लिखेंगे हम, अगर हमें लिखना रहे तो हम कैसे लिखेंगे, निर्मल को ऐसे लिखेंगे निर्मल। ठीक है, र के बाद में वही प फ ब भ म है ना, य र ल व। ठीक है, और ये म सगोश व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो नी र म ल, तो र हटाकर हम नी विसर्ग प्लस मल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निर्दोष। निर्दोष में भी सेम वही कंडीशन है, तथा द वही तीसरा चौथा पांचवा सगोश व्यंजन है, नी र ध दोष, तो नी र हट जाएगा, दोष हो जाएगा, निधन दोष। दुर्ग। दुर्ग मुंह से बोलकर देखना, मुंह से बोलकर देखो आप, दुर्ग, तो दु धन ग। निर्धन, निर्धन वैसे लिखेंगे। ठीक है, तो नी र हट जाएगा, क्यों, क्योंकि र के बाद में ध है, ध तथा ध तीसरा चौथा पांचवा सगोश होता है। ठीक है, निधन धन हो जाएगा। इसके बाद में निर्गुण। निर्गुण लिख के देखो आप कैसे लिखोगे, नी धन गुण, क्योंकि र हट जाएगा, क्योंकि र के बाद में क ख ग चौथा पांचवा ग तीसरे नंबर पर आता है, तो तीसरे नंबर का आता है, तो सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद निर्गम। तो निर्गम वही र के बाद में ग आ रहा है, तो नी धन गम। आप तो एक एग्जाम्पल भी याद रख लोगे तो आपका काम बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, विसर्ग संधि की ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 तो नहीं बोलेंगे, बस एक याद रखने की छोटी सी ये ट्रिक है कि आपको क्या याद रखना है इसमें, अगर बड़ी ईंख वाला और बड़े ऊन वाले के बाद में अगर र हो, है ना, अगर र होता है तो हम विच्छेद करते समय क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम विच्छेद करते समय बड़ी ई की जगह छोटी ई की मात्रा आ जाएगी
और बड़ी ऊ की जगह छोटे ऊ की मात्रा आ जाएगी। जैसे कि कैसे हम देख लेते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है नीरज, क्या दे रखा है, नीरज दे रखा है। अब ये नीरज बड़ी की मात्रा है ना, नी है, नहीं है। अब इसको अब हमें पता है कि यहाँ पर विसर्ग संधि है, निधन रज हो गया। ये मैंने रोग लिख रखा है, पर निधन रज हो जाएगा और निरोग आएगा तो निधन रोग ही आएगा। ठीक है, वो सेम है, बस शब्द थोड़ा से अलग अलग हो गए हैं, दोनों शब्द थोड़े से अलग। हम नीरज का पढ़ रहे हैं तो निधन रज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हमारा ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम विसर्ग संधि में पढ़ते हैं तो हमने रूल पढ़ा है कि जब बड़ी की मात्रा आए उसके बाद में अगर तो सिर्फ संधि विच्छेद करते समय वहाँ पर छोटी की मात्रा यूज़ होती है बड़ी की जगह। तो निधन रज, ठीक है, नीरज। ठीक है, इसके बाद में नीरस, तो निधन छोटी की मात्रा आ जाएगी वापस इसमें बड़ी की, निधन रोग, निरोग। इसके बाद में निरंध्र, वही बड़ी की मात्रा आ रही है तो निधन रंध्र, नीरव, निधन रव। दुराज, दुराज बड़े की मात्रा आ रही है, दुराज बड़े की, तो क्या आ जाएगा, छोटे की मात्रा, दू धन राज, दुराज। ये अगर एग्जाम्पल भी याद कर लिया आपने तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं जाएगा दोस्तों। ट्रिक नंबर 6 जो कि आज के विसर्ग संधि की लास्ट ट्रिक है, इसमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। अगर किसी शब्द में आधा स, कोई भी शब्द उसमें आधा स हो, आधा श हो और उसके बाद कोई अघोष व्यंजन हो, अगर आधा स श हो और अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन का मतलब एक दो, क्या हो, एक दो, एक दो का मतलब क वर्ग में क ख, च वर्ग में च छ, त वर्ग में त थ, ट वर्ग में ट ठ और प वर्ग में प फ अगर हो तो विच्छेद करते समय स और श का विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ इतना सा याद करना है, आधा स आधा श आ गया। उसके बाद में अगर अघोष आ रहा है तो अघोष आने के बाद में हम जब उसका विच्छेद करते हैं तो विच्छेद करते समय आधा स और आधा श का विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि नमस्कार, अब आधा स आ रहा है ना, आधा से आ रहा है तो क्या होगा, इसमें आधा स हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आधे स के बाद में अघोष व्यंजन है, क ख क, एक दो अघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो विच्छेद करते समय क्या हो जाएगा, विच्छेद करते समय हो जाएगा नमा, क्या हो जाएगा, नमा, आधा स हट जाएगा, आधे स को हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे, नमा धन कार। ठीक है, नमस्कार। आश्चर्य, आधा श और आधा स की बात थी, किसकी बात थी, आधा स और आधे स की बात थी। ठीक है, सिर्फ दोगे। उसके बाद में अगर अघोष आए तो च, च क्या है, अघोष है क्योंकि नंबर 1 पे आता है वर्ग में च। ठीक है, तो क्या होगा, आ धन चर्य हो जाएगा। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आता ही आता है। मेरे पास ये लिखने की थोड़ी जगह की कमी है इसलिए मैं लिख नहीं पा रही हूँ। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आ और श आया ना, ये तो श हट जाएगा। क्यों हटेगा? क्योंकि श के बाद में च है, च हमारा अघोष व्यंजन है। तो आ धन चर्य, आश्चर्य। ठीक है, श्रेयस्कर, श्रेयस्कर में भी क्या है, आधा स तो हमें मिल ही गया और आधे स के बाद ही देखना है हमें कि अघोष है या नहीं है। तो आधे स के बाद अघोष है, क कबूतर वाला, जो कि अघोष व्यंजन है। इसका मतलब एक दो, सभी पांचों वर्ग के एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो, मतलब एक नंबर का और 2 नंबर का, 1 नंबर का और 2 नंबर का। जो दो शब्द, दो वर्ण है ना, पांचों वर्ग के दो वर्ण आगे आगे के, वो सभी अघोष में आते हैं। तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, अघोष व्यंजन किसे कहेंगे, एक दो को, पांचों वर्ग के एक दो मतलब पहले दूसरे नंबर वाले को हम अघोष व्यंजन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें श्रेयस्कर में भी यही हुआ है। तो आधा स आ गया है, आधा स के बाद में क आ रहा है, वही अघोष आ रहा है, तो स आधा स हट जाएगा तो श्रेय धन कर हो जाएगा। मन संताप में भी वही होगा, मन धन ताप हो जाएगा, क्योंकि आधे स के बाद में त आ रहा है, त अघोष व्यंजन है। मनस तेज के बाद में भी वो भी आधे स के बाद में त आ रहा है, वही अघोष व्यंजन है, तो मन धन तेज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक सेकेंड। तो दोस्तों ये थी आज की संधि की वीडियो। अगर आपको मेरी बताई हुई थोड़ी सी भी ट्रिक समझ में आई है तो प्लीज़
नोट लाइक, नोट शेयर, नोट सब्सक्राइब। बस इतना सा कि इसको बार बार में रिवीजन करो, बार बार में रिवीजन करो, ताकि आप सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, ईजिली आपका इस टॉपिक से तो कम से कम कोई क्वेश्चन गलत ना आ जाए। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। ओके, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।